डिफॉल्ट के हवाले से मेरा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान कतई डिफॉल्ट नहीं करने वाला। ठीक। और उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल बैरूनी कर्जाजात हैं वो तकरीबन 135 अरब के हैं। ठीक। और उसमें से $9 बिलियन के ऐसे कर्जाजात हैं जो बॉन्ड की शक्ल में हैं। ठीक। अब जो डिफॉल्ट करते हैं ममालिक वो सिर्फ बॉन्ड के नतीजे में जो कमर्शियल क्रेडिटर हैं, अगर उनको हम पैसे वापस नहीं करते तो फिर डिफॉल्ट की सिचुएशन में। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अगले 16 महीने तक अब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री अब इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश से पाकिस्तान के लिए भीख आ चुकी है। और कैसे ये फॉरेन रिजर्व के बारे में भी एनालिसिस कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान को अब जितने भी कर्जे हैं उनकी एवज में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉन्ड रखे पड़े हैं, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे और कैसे करेंसी क्राइसिस से ये पाकिस्तान जूझ रहा है, तो इस करेंसी क्राइसिस को कैसे झेलेंगे और इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई इस पाक इकोनॉमिस्ट के साथ पाकिस्तानी मीडिया में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देते हैं, ये आप देख रहे हैं एक इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं कि इंडिया के कितने रिजर्व्स हैं और ममालिक के, एंड हाउ पाकिस्तान इज़ रियली एट द बॉटम एंड। बिल्कुल। तो पूछते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से कि अब ये मामला, अब ठीक है बता तो रहे हैं लेकिन हुकूमत कोशिश तो कर रही है, या वो क्या करना चाहिए हुकूमत को? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, ये आपके डराने से जो ग्राफ्स हम देखते हैं उसका कोई इलाज भी है, या बट यू जस्ट टेलिंग अस कि ये डेंजर जोन में हम? नसीम, मेरा मकसद डराना नहीं है रियली, मैं तो हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। और जो आज इशू आप उठा रही हैं करेंसी क्राइसिस के हवाले से या फॉरेन करेंसी फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हुकूमत के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो दरामदात के ऊपर बेतहाशा इन्हिसार होता है उनका, आप सोचिए कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, दालें भी, पाम ऑयल खाने बनाने का तेल इंपोर्ट होता है, एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, अद्वियात इंपोर्ट होती हैं। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। और अगर डॉलर्स जो हैं वो इतनी तेजी से ख़त्म हो रहे हैं और स्टेट बैंक के पास आप सोचिए कि कोई 7.5 अरब डॉलर बाकी रह गए हैं, तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है। तो आप सोचिए कि हमारे पास 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा के रिजर्व्स नहीं बचे। तो ये असल क्राइसिस जो है, जो मुझे खौफ है, मेरा खदशा है कि हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, पहुंच गया हमारे पास। इसके नतीजे में नसीम होता ये है कि रुपया जो है वो अपनी वैल्यू लूज करता है, वो डॉलर के सामने गिरता है। अगर आपके रिजर्व्स इतने कम रह जाएं, जब रुपया गिरता है तो जो इंपोर्टेड चीज़ें वो सब महंगी हो जाएंगी, तो महंगाई आ जाती है और साथ ही साथ किल्लत शुरू हो जाती है। पेट्रोल की किल्लत खुदा ना करे, मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो पेट्रोल डीजल की किल्लत सामने आ सकती है, अद्वियात की किल्लत सामने आ सकती है। सुना ये गया है कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है जिनको वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है, उसके लिए डॉलर्स नहीं है मंगवाने के लिए, तो वो अद्वियात नहीं बना पाएंगे। सुना ये भी जा रहा है कि जो रिफाइनरीज हैं उनको जो केमिकल्स इंपोर्ट करती हैं ताकि वो खाम तेल को आगे पेट्रोल और डीजल में तब्दील कर सकें, उनके पास एलसीज नहीं उनकी खुल पाई हैं और स्टॉक्स जो हैं वो बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो असल इशू जो फोकस करने का है वो ये है, वो सियासत रियली नहीं है। आप लोग मीडिया वाले भी तकरीबन 90 से 95% टाइम जो है वो सियासत पे गुजार देते हैं। जी अच्छा, तो मीडिया का कसूर है कि अगर हम मईशत पे करें तो आपका ख्याल है कि कोई पॉलिसी में बड़ा चेंज आ जाएगा? अब बताइए ये कि ऑप्शन हुकूमत के पास क्या है? यानी ये कहा गया कि इंपोर्ट्स कदरे कम हुई हैं, बहुत कोशिश की गई है, पिछली हुकूमत ने भी एट वन पॉइंट कोशिश की थी टुवर्ड्स द एंड, और ये भी हुकूमत कर रही है कि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से बचाया जाए। तो इस वक्त आपने जो सिनारियो है वो तो बड़ा पेश कर दिया कि भाई ये मामलात हैं जहां गड़बड़ है, ऑल रिलेटेड टू डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
तो इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है या क्या है? देखिए, जब बात होती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, एक तो ब्लूमबर्ग की जो चार्ट हमने देखा कि डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट की, लेकिन उससे पहले हमें और भी दोस्तों ने भेजी थी कि वो ये कह रहे थे कि आप लोग मीडिया में इतनी हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करते हैं, डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि ब्लूमबर्ग का जो चार्ट है उसमें तो है कि 10% हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त करे तो क्या करे? नसीब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी हमने करेंसी क्राइसिस की बात कर दी, आपने अब डिफ़ॉल्ट का नाम लिया। देखिए, डिफ़ॉल्ट के हवाले से मेरा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान कतई डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला। ठीक। और उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल बैरूनी कर्जाजात हैं वो तकरीबन 135 अरब के हैं। ठीक। और उसमें से $9 बिलियन के ऐसे कर्जाजात हैं जो बॉन्ड की शक्ल में हैं। ठीक। अब जो डिफॉल्ट करते हैं ममालिक, वो सिर्फ बॉन्ड के नतीजे में जो कमर्शियल क्रेडिटर हैं, अगर उनको हम पैसे वापस नहीं करते तो फिर डिफॉल्ट की सिचुएशन में जाते हैं। जो मल्टीलैटरल हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके कर्जाजात वापस ना करने की सूरत में मुल्क डिफॉल्ट में नहीं जाते, वो रीस्केड्यूल हो जाते हैं। तो बॉन्ड जो है वो दिसंबर की 5 तारीख को हमारा एक बॉन्ड $1 बिलियन का जो है वो मैच्योर हो रहा है, और मेरी मालूमात ये है कि हुकूमत $1 बिलियन मुख्तस कर चुकी है, तो वहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं होने वाला, जो 5 दिसंबर का बॉन्ड है। 2023 का जो पूरा साल है, उस साल के दौरान किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं है, तो पूरे साल में कोई डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं। ठीक। जो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा मैच्योर हो रहा है वो 15 अप्रैल सन 2024 को हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अगले 16 महीनों में मेरा ख्याल है कि कतई डिफॉल्ट की। अच्छा, ये तो अच्छी खबर सुना दी ना आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप चलिएगा वापस करेंसी वाले इशू पे, जो आप कह रहे हैं, आपने तो ये भी कह दिया ना कि अद्वियात हों या और मामलात हों, उसके लिए जो हमने फॉरेन कंपोनेंट्स जो कंपनीज को इंपोर्ट करने हैं उसके लिए LCs खुलने में दिक्कत है क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व्स आर फास्ट डिप्लीटिंग। इसका हुकूमत, इसहाक डार साहब तो हर रोज़ आए होते हैं टीवी पे, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जी हम कर रहे हैं सब कुछ और आप लोग पैनिक कर रहे हैं, नाजायज़ कोई है नहीं इसकी वजह, वी आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। आप कह रहे हैं कि ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है जहाँ तक फॉरेन रिजर्व्स का ताल्लुक है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू गिवन वेयर वी आर टुडे? अच्छा, 2 चीजें हैं नसीम इसमें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो डिप्लीशन है, जो तेजी से फॉरेन एक्सचेंज गिर रहे हैं, ये कोई पिछले 2-3 महीनों का खेल नहीं। ये शुरू हुआ था सितंबर 2021 में। उस वक्त हम बैठे थे तकरीबन 20 से 21 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स के ऊपर। तो उस वक्त से ये मुसलसल गिर रहे हैं और हुकूमत इनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही। ठीक। अब जो 25-30 साल से हमारा तिजारती खसारा चला आ रहा है, किसी साल हम 10 बिलियन का करते हैं, किसी साल हम 20 पे पहुंच जाते हैं, फिर 30 पे पहुंच जाते हैं, पिछले साल 45 अरब का खसारा किया। तो ये सवाल करना कि पिछले 25-30 साल की जो गलतियां हैं उनका हल क्या है, उनका हल कोई इमीडिएट नहीं है। देखिए, इस साल जो हमारा डॉलर्स का इखराज होगा, जो डॉलर का आउटफ्लो होगा, वो तकरीबन 100 अरब का है। 70-80 अरब की हम इंपोर्ट कर लेते हैं और 20-22 बिलियन के कर्जाजात हमने वापस करने हैं, और जो टोटल आमद है, जो इनफ्लो है, वो 30 अरब की एक्सपोर्ट होंगी और 30 अरब की रिमिटेंसेस है। तो कहीं जो गैप है वो 40 अरब डॉलर का गैप बाकी बच जाता है। अब हुकूमत कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन मेरे नजदीक वो जो कोशिशें हो रही हैं वो इंपोर्ट को कम करने की और इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की हो रही हैं। और यही वाली टेक्निक मैंने देखा कि पिछले 30-35 सालों से जब भी इस किस्म की सिचुएशन आती है तो हुकूमत इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश करती है और कामयाब नहीं हो पाती। वो आइंस्टाइन कहा करता था कि एक ही तजुर्बे को अगर आप दोहराते रहें और इस उम्मीद से बैठे रहें कि नतीजा कोई फर्क निकलेगा, तो ये बेवकूफ़ी की निशानी होती है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कह गया। तो मेरे ख्याल में ये है कि इंपोर्ट के साथ हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और उसका बहरहाल यकीनी तौर पे ओवरनाइट तो कोई सलूशन नहीं, लेकिन आप ये नाजरीन को बताते जाएं। इससे पहले वी क्लोज फॉर टुडे कि अगर आप कह रहे हैं कि 60 बिलियन आएगा
और 100 बिलियन जाना है, तो 40 बिलियन के फिर इसी पर हम रखें तकिया कि भाई हमें कहीं से 40 बिलियन मिलेंगे। देखिए, ये इनमें से आप समझिए कि लगभग 30 अरब डॉलर की तो रोल ओवर्स है, यानी कि जो पुरानी कर्जा जा, ठीक है। जैसे आज ऐलान किया गया, सऊदी अरेबिया की तरफ से ऐलान आया है कि 3 अरब डॉलर का जो पुराना कर्जा था उसको उसकी वापसी में 1 साल की तौसी कर दी गई। ठीक। तो जिसको टेक्निकल जुबान में वो रोल ओवर, ठीक। तो बहुत सारे रोल ओवर्स हैं। अभी जो गैप रह गया है वो कोई 5 या 6 बिलियन का गैप अभी रह गया है। तो इसका मतलब कि जो 5 अरब है उस पर फिर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा कि कहां से इसका इंतजाम करे। बहुत शुक्रिया।